नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अभी तक एनसीईआरटी के कक्षा 9 इतिहास की एनसीईआरटी के 5 अध्याय हमने पढ़े। उन अध्यायों में हमने पढ़ा कि फ्रांस में क्या माहौल था जिसके कारण फ्रांस में क्रांति संभव हो सकी, किस तरह आर्थिक लाचारी के कारण निम्न जो तीसरा वर्ग था, थर्ड स्टेट था, उसने आर्थिक विपन्नता और गरीबी से मजबूर होकर क्रांति का रास्ता चुना। बास्टील का किला ढहा दिया गया और लुई 16वें को फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ ये आखिरी अध्याय क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी, अध्याय 6। यहाँ से फ्रांस की क्रांति समाप्त हो जाएगी। तो इस चैप्टर को आज ख़त्म करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। तो फ्रांस की क्रांति अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। जो फ्रांस की क्रांति जो 1789 में शुरू हुई, उसके बाद और जब तक ये क्रांति चली तब तक आम नागरिकों की ज़िंदगी कैसी थी, उसके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो क्या राजनीति, लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? ये प्रश्न एनसीईआरटी पूछता है। तो बिल्कुल सही बात है। राजनीति जो है वो आदमी का पहनावा बदल देता है और उसकी बोलचाल की भाषा और उसके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल देता है। जब व्यक्ति राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक होता है तो वह तर्कशील हो जाता है, और तर्कशील व्यक्ति जो अंधविश्वासों की लकीरें हैं उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। वही स्थिति फ्रांस में हुई जब तीसरे स्टेट ने अपने ऊपर तथाकथित रूप से जो सामंती और कुलीन वर्ग के लोग थे उनके द्वारा जिस तरह का अत्याचार और कर लगाए गए थे, उनसे तंग आकर उस जुएं को उतार फेंका। और सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक ऐसे परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्टील के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणापत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेज़ी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। जैसा कि लोकतंत्र में होता है कि विरोधी विचारों के लिए भी सहनशीलता होनी चाहिए, यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात होती है। तो नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने, उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। तो जो तमाम नाटकों और मंचों के द्वारा, एक परफॉर्मेंस के द्वारा, सुनाकर कहानियों के द्वारा, नुक्कड़ नाटक की तरीके से लोगों को स्वतंत्रता का मतलब समझाया गया, और जिससे लोगों में एक सामाजिक जागरूकता पैदा हुई। जो लोग शिक्षित नहीं थे, जो किताबें नहीं पढ़ सकते थे, उनके लिए भी ये संभव हुआ कि वो अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को समझ सकें। नाटक और संगीत के द्वारा, उत्सवों के द्वारा महोत्सव मनाए गए स्वतंत्रता के। अब यहाँ पे क्रियाकलाप कुछ चित्रों के द्वारा जिसे समझाने का प्रयत्न किया गया है कि कैसे वो लोग करते थे। तो ये एक चित्र है, पहला चित्र जो देशभक्ति, कसरती दाब मशीन, इसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था। एक किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1790 का यह चित्र है जो विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है कि किस तरह से जो सामंती और कुलीन वर्ग के लोग थे जो खा खा कर मोटे हो रहे थे, अर्थात मोटे होने से का अर्थ है आलसी होने से है। तो वो एक जो न्याय की मशीन है, एक मशीन मतलब एक प्रक्रिया है कि उनको जो विशेषाधिकार थे वो छीन लिए गए, जिससे वो भी आम आदमियों की तरह ही दिखने लगे। इस तस्वीरों के द्वारा लोकतंत्र को समझने की कोशिश की गई है। एक दूसरी ये तस्वीर है, ये मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली रचित ये चित्र है। लुई लियोपोल्ड फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण नाम रहा। ये महत्वपूर्ण एक चित्रकार थे जिन्होंने अपने चित्रों और उपन्यासों के माध्यम से फ्रांस में क्रांति को
एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। तो इस अध्याय में मरा के बारे में आपको क्या याद है? आपने अभी इस अध्याय में हमने मरा का जिक्र पहले किया था, तो आप उसको पढ़िएगा कि इसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन किया गया है कि लोकप्रियता, और जब मरा बोल रहा है तो उसके आसपास कितने लोग इकट्ठे हैं, इससे उसकी लोकप्रियता का पता चलता है कि किस तरह से वो एक नायक की तरह संपूर्ण फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस तरह की तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया। अब इसका जो फ्रांस में क्रांति के बाद क्या होता है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की, पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन ने भी वही गलती की जो पुराने लोगों ने की थी। उसने एक तरफ तो राजशाही का अंत किया और दूसरी तरफ स्वयं को राजा बना दिया और अपने उत्तराधिकारियों को अपने राज्य सौंप दिए, जिससे एक तरह की फिर से राजशाही वंशावली की जो प्रणाली थी वो पुनः शुरू हो गई। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण, जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप है, उसका अग्रदूत मानता था। वो अपने आप को फादर ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो यूरोप का था, उसे खुद का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक नई समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार सन 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद तक सामने आया। ये एक चित्र के माध्यम से नेपोलियन को दर्शाया गया है कि कैसे वो आल्प्स पर्वत, जो यूरोप की बड़ी एक पर्वत श्रृंखला है, उसे पार कर रहा है। डेविड ने इस चित्र को बनाया है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले। इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अनेक आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। अब राजा राममोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धारा दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। ये राजा राममोहन राय के बारे में बता रहे हैं। तो इस अध्याय में जो हमने लोगों ने पढ़ा उसके बारे में अब एक सारांश के रूप में हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें पूरी फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हम कवर करेंगे। और फ्रांस की क्रांति के बाद इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद जो अध्याय 6 है वो समाप्त हो जाएगा। फिर अध्याय 7 जो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। जो रूस की क्रांति थी किस तरह से संपन्न हुई, इस क्रांति के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।